चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कोई जो कल की क्लास में नहीं था? सेकंड क्लास है ये लोग। हाँ, हमारी आज की लास्ट की क्लास में हमने सिर्फ एक बार सिलेबस डिस्कस किया था, जहाँ हमने बात की थी कि जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। द कंपनी लॉ विच टॉक्स अबाउट सेक्शन 1 to 148 60 मार्क्स कैरी करता है। अदर लॉज में हमारे पास 4 एक्ट हैं जो हमने कवर किए थे। सेक्शन 1, 2 और हमने के लगभग डेफिनेशंस वगैरह हमने करनी शुरू की थी जो सेम फाउंडेशन का था, तो वहाँ से हमने रिवीजन शुरू किया था एक तरह से। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में हमने कंपनी की डेफिनेशन कवर करी। देन वी टॉक्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ द कंपनी, और फाइनली हमने एक कंसेप्ट जो नया था फाउंडेशन लेवल पे आप लोगों ने नहीं देखा था, वो हमने बात की थी कंपनी की सिटीजनशिप की, कि क्या हम कंपनी को सिटीजन बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। पहली बात हमने देखी थी कि कंपनी एक पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। यहाँ से एक सवाल और उठता है कि क्या अगर हम ये कहेंगे कंपनी एक पर्सन है, क्या ये पर्सन वाले कुछ काम कर सकती है? जैसे कि क्या ये एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो सकती है? द आंसर इज यस, ये एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। क्या ये किसी और कंपनी की शेयर होल्डर बन सकती है? द आंसर इज यस। तो क्योंकि अगर आप इसको पर्सन बोल रहे हैं तो वो पर्सन के साथ अटैच होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कि आप इसको पार्टनर बना सकते हैं कहीं पर, आप इसको शेयर होल्डर बना सकते हैं दूसरी कंपनी में, वो बातें ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगी। सेकेंडली हमने बात की थी सिटीजनशिप की, जो मेन बात आई थी कि सिटीजन नहीं बोल सकते आप इसको। स्पेसिफिकली हमारे पास जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ ये बात क्लियरली बोली गई कि ये पर्सन होगी, एक आर्टिफिशियल पर्सन होगी लॉ की नज़र में, लेकिन इसके ऊपर जैसे आम इंडिविजुअल्स को सिटीजनशिप दी जाती है, वो सिटीजनशिप इसको इम्पार्ट नहीं की गई। और सिटीजनशिप इम्पार्ट ना करने की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बना था कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है इंडिया के अंदर, वो आपकी कंपनी को अवेलेबल नहीं होंगे। अब आपसे वो पेपर में ये नहीं पूछेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन को अवेलेबल होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन में जाने वाली बात होगी, वो हमारा पार्ट नहीं है। हाँ, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कंपनी सिटीजन की कैटेगरी में नहीं डाली जाती। थर्ड हमने बात की थी रेजिडेंट की, कि रेजिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली टैक्सेशन पर्पसेस के लिए या कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि एक कंपनी रेजिडेंट है या नहीं है, तो रेजिडेंट का स्टेटस कंपनी को दिया जाता है। अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग तरीके हैं रेजिडेंट डिफाइन करने के, कहीं पर ऑनरशिप के हिसाब से, कहीं मैनेजमेंट के हिसाब से, कहीं प्लेस ऑफ कंट्रोल के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। बट येस, अ कंपनी कैन गेट अ स्टेटस ऑफ रेजिडेंट। एंड फाइनली हमने बात किया था डोमिसाइल का, कि डोमिसाइल के बारे में क्या बात करना है। अगर हम डोमिसाइल की बात करें तो कंपनी के साथ एक डोमिसाइल भी जुड़ा होता है, जो कि डिसाइड होता है बेस्ड ऑन कि उसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो किस स्टेट में फॉल करता है। उसके बेसिस पे हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि आपका डोमिसाइल यहाँ पर था। तो लास्ट क्लास में यहीं तक हमने कवर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट्स आई थिंक सबको दे दिए गए होंगे। अगेन जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये सारा टॉपिक आप लोगों ने फाउंडेशन में कवर कर रखा है। इट इज़ रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कि किस किस कैटेगरी में कंपनी को बांटा जा सकता है। हमने कंपनीज को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में बांटा था फाउंडेशन में। कुछ इस तरह का चार्ट मैंने आप लोगों को बनवाया था, जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है आप बना सकते हैं, कि इन टोटल देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज जिसके बेसिस पर आप कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे देन द कंपनी कैन बी पुट इनटू 2 कैटेगरीज। इट कैन ईदर बी अ पब्लिक कंपनी और इट कैन ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी। जब आप प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी 2 स्पेसिफिक तरह की हो जाती थी कई बार। इट कैन ईदर बी अ स्मॉल कंपनी और इट कैन बी अ 1 पर्सन कंपनी। मैं स्पेसिफिकली ये टॉपिक करा ही इन दोनों के लिए रहा हूँ। मुझे आपसे स्मॉल कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के बारे में कुछ बातें दोबारा डिस्कस करनी है, क्योंकि दोनों के अंदर अमेंडमेंट है। जो आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हैं उसके बाद से दोनों की डेफिनेशंस में चेंजेस आए हैं और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं दोनों के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें कंपनी को, देन इट कैन बी अनलिमिटेड कंपनी और अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी 2 तरह से लिमिटेड हो सकती है। इट कैन बी बाय शेयर्स, इट कैन बी बाय गारंटी। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे सारा कुछ क्या होता है। फिर हम कंट्रोल के बेसिस पे आए थे कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल करें, हमने 3 कैटेगरी में पढ़ा फाउंडेशन में इसको। इट कैन ईदर बी अ होल्डिंग कंपनी, अ सब्सिडरी कंपनी और अ एसोसिएट कंपनी। देन बेस्ड ऑन एक्सेस ऑफ कैपिटल बात की थी हमने। लिस्टेड कंपनी हो सकती है या अनलिस्टेड कंपनी हो सकती है, कोई खास समझाने वाला नहीं है, जो कुछ है आपके सामने लिखा हुआ है। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी, जब मैं सिक्योरिटी बोलता हूँ शेयर्स, डिबेंचर्स, हर तरह की सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो वो आपकी लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। अनलिस्टेड कंपनी आपकी डिफाइंड ही नहीं है कंपनीज एक्ट में, तो जो कंपनी लिस्टेड नहीं है वो ऑटोमेटिकली अनलिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएगी। यानी कि सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी कंपनी जिसकी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कहीं भी लिस्ट नहीं कराई गई, उसको आप अनलिस्टेड कैटेगरी में डाल देते हैं। और लास्ट हमने कुछ मिसलेनियस कंपनी जो फाउंडेशन में पढ़ी थी। फॉरेन कंपनी का हमने कंसेप्ट पढ़ा 2 क्लॉज 42 में। गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा हमने
सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट पढ़ा। सेक्शन 8 कंपनी में भी थोड़ा सा चेंज आया है। अगर आप लोगों को याद होगा तो सेक्शन 8 कंपनी में एक पेनल्टी दी हुई थी कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है तो उसके बाद एक पेनल्टी दी गई थी, उस पेनल्टी में चेंज आया है, वहाँ अमेंडमेंट है। डोरमेंट कंपनी, निधि कंपनीज एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये टोटल था हमारे पास। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर में ब्रॉडली जो हमारे पास मेजर चेंज आया है वो एक स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में आया है और एक 1 पर्सन कंपनी में आया है। लेकिन हम स्टार्ट बिल्कुल शुरू से करते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स की बात करें तो हमने कंपनी को 2 कैटेगरी में डाल सकते हैं। इट कैन ईदर बी अ प्राइवेट कंपनी और इट कैन ईदर बी अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो बेटा पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में उन्होंने क्लियरली लिखा था कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो बहुत लंबी चौड़ी की डेफिनेशन दी नहीं गई है हमें कंपनी एक्ट की तरफ से। 2 क्लॉज 71 डिफाइन करता था पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब अगर आप इसकी पेड अप शेयर कैपिटल की बात करें तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आई बिलीव सबको बता दिया गया होगा फाउंडेशन लेवल के ऊपर भी कि कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ना ही प्राइवेट के लिए है ना ही पब्लिक के लिए है। तो कोई भी मिनिमम कैपिटल का क्लॉज आज की डेट में नहीं एग्जिस्ट करता। एक इसके नीचे प्रोवाइजो है, डेफिनेशन के नीचे हमारे पास 2 क्लॉज 71 में। ये प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी shall be deemed to be a public company। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या बनता था कि कोई भी कंपनी जो सब्सिडरी है किसकी? ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग प्राइवेट कंपनी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये पब्लिक कंपनी हो गई? क्योंकि ये कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी मींस अ पब्लिक कंपनी। अगर आप इसको आप पढ़े, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी shall be deemed to be a पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी का अगर हम पूरी डेफिनेशन देखें तो हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है। पब्लिक कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट नहीं है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। इस समय कोई लंबा चौड़ा रेलेवेंस नहीं है, कहीं कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है यहाँ पे। एंड फाइनली इन्होंने एक बात और लिख दी कि कोई भी कंपनी जो भले अपने आर्टिकल्स के थ्रू प्राइवेट दिखती हो, लेकिन अगर वो सब्सिडरी बन जाती है एक पब्लिक कंपनी की, तो उसके ऊपर कंपनी एक्ट के अंदर जो पब्लिक कंपनी के प्रोविजंस हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। क्या उसको अपना आर्टिकल चेंज करने की जरूरत है? डज इट नीड टू रिमूव दो कंडीशन? नहीं, उन्होंने बात लिखा इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। आप अपने आर्टिकल्स में भले अभी भी वो बातें लिख के बैठे हो जो प्राइवेट कंपनी लिखती है, स्टिल अगर आपको किसी पब्लिक कंपनी ने आकर अपनी सब्सिडरी बना लिया तो आप उसी क्षण उसी मोमेंट से पब्लिक मान लिए जाएंगे, भले ही फिर आप अपने आर्टिकल में चेंज करें या अपने आर्टिकल में चेंज ना करें। ये बात उन्होंने डेफिनेशन में क्लियर कर दी। अब आ जाते हैं मेन बात के ऊपर, जहां से हमें पता चला कि हमारी पूरी डेफिनेशन टिकी किसके ऊपर हुई है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन देखें। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में उसने क्या लिखा? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगेन कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। पहली बात, जो ये 3 कंडीशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ये कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी हुई होती हैं। ये वो छोटी छोटी बातें जो एमसीक्यू में वो पूछेगा आप लोगों से। तो इट इज गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। 3 रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं? RLP नाम से हमने किया था फाउंडेशन लेवल पे। R स्टैंड्स फॉर इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। जब मैं कहता हूं इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, पहली बात बेटा यहां वर्ड यूज किया गया है शेयर्स। फाउंडेशन से कुछ बात आगे बताने जाऊंगा। इट्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हैं या अगर आप एक प्राइवेट कंपनी कहलाना चाहते हैं तो आपको अपने शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। आपका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये बात पढ़ी थी कि यहाँ सेक्शन 44 बीच में आके एक पंगा डालता था, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। शेयर्स ऑफ द कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। ट्रांसफरेबल इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स, और यहां ये लिखना कि विच बाय इट्स आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर शेयर। आप एक बात भी कॉमनैलिटी समझ रहे होंगे, यहां भी ये पावर आर्टिकल को दी जा रही है कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए, और वहां भी 44 में क्या लिखा हुआ था कि ये ट्रांसफरेबल है इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स। तो ये उस बात से एक तरह से कहते हैं कि मेल खाता है कि दोनों चीजें मिलकर क्या कह रही हैं कि शेयर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर उसको लिख के सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, प्रोहिबिशन नहीं लगाएंगे। दूसरी बात, आपको बेटा ये रिस्ट्रिक्शन लगाने को कहा गया है सिर्फ शेयर्स के ऊपर, वर्ड सिक्योरिटीज यूज नहीं है।
अगर आप थर्ड पॉइंट में आ जाएं, इसके जो सी पॉइंट है RLP वाला, यह वर्ड यूज किया गया है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो अगर आप पॉइंट 1 में और पॉइंट 3 में कंपैरिजन करेंगे, दो वर्ड का अंतर है। पहला वर्ड है रिस्ट्रिक्ट्स और यहां वर्ड बदल जाता है प्रोहिबिट्स में। यहां पर वर्ड शेयर्स दिया गया था, यहां आकर जब वो इन्विटेशन की बात करता है वो सिक्योरिटीज की बात करता है। जब मैं इन्विटेशन की बात करता हूं बेटा, यहां पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूं कि क्या आप खुलेआम बाहर जाकर एक प्रोस्पेक्टस इश्यू कर कर लोगों को कह सकते हैं कि आइए मेरे में पैसा इन्वेस्ट करिए। ऐसा करने के लिए आपको शेयर्स इशू करने हैं, डिबेंचर्स इशू करने हैं, कोई बॉन्ड्स करने हैं, इक्विटी करनी है, प्रेफरेंस करना है, हर केस में मना किया गया है। साफ साफ बोल दिया गया है कि आपके ऊपर साफ प्रोहिबिशन है। लेकिन जब मैं कहता हूं राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट करिए, ऐसा लिखने की वजह से एक दिक्कत आती है कि आपका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल कब होता है। आज आप कहते हैं कि रिलायंस एक पब्लिक कंपनी है, उसका शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। वो कैसे फ्रीली ट्रांसफरेबल है? आपको वो शेयर कहां मिलता है? स्टॉक मार्केट में। इससे एक चीज समझ आती है कि अगर आप शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक मंडी बनी हुई है, जहां जाते हैं उस शेयर को लिस्ट करा लेते हैं और कोई भी पर्सन आके उस शेयर को वहां खरीद सकता है। हर समय एक प्राइस चल रहा है। यानी कि आपको एक चीज और समझ आ रही होगी कि क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है या उसको रिस्ट्रिक्शन लगानी है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आपको प्राइवेट कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट में नहीं मिलते होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने अपना स्टॉक मार्केट में शेयर डाला उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन हट गई। उसके ऊपर कोई भी खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है, इनफैक्ट प्राइस के ऊपर भी आपका कंट्रोल खत्म हो गया। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाई गई है? सारी सिक्योरिटीज के ऊपर, सिर्फ शेयर्स के ऊपर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कंपनी के डिबेंचर्स हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होंगे? क्या कंपनी को कहीं रोका गया है ये करने से? आपके सामने कंपनी की पूरी की पूरी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। देख, आप पैसा इनवाइट कर रहे हैं उससे। रिलायंस का शेयर मान लीजिए इनके पास था, मैं स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर वो शेयर खरीद लाया, मैंने रिलायंस को कोई पैसे दिए? वो पैसे किनके पास जाते हैं? इनके पास जाएंगे ना, क्योंकि पहली बार जब शेयर अलॉट हुआ होगा तब इन्होंने पैसे कंपनी को दे दिए होंगे। उसके बाद कंपनी के शेयर जब बाहर घूमते रहते हैं, वो पब्लिक से पैसा नहीं ले रही होती कंपनी। यानी कि जब आप प्रोहिबिट करते हैं तो आप सिर्फ क्या प्रोहिबिट कर रहे हैं? इन्विटेशन। आप पैसा जब उठाएंगे मार्केट से, आम भाषा में जब आप आईपीओ लाएंगे, तो आईपीओ का वर्ड जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, वो पब्लिक कंपनी के साथ जुड़ा होता है। प्राइवेट कंपनी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आम लोगों से जा जाके पैसा इकट्ठा करती है। वो इस थर्ड पॉइंट की वजह से होता है। जब हम कहते हैं कि एक बार पैसा ले लिया, शेयर्स आ गए, अब तो उन शेयर्स के बिकने का कमाल है मार्केट में, उसको रोकने के लिए आपने पहला पॉइंट लगा दिया। लेकिन पहला पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में लगाया? सिर्फ शेयर्स के रिस्पेक्ट में लगाया। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि शेयर्स के अलावा अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए होंगे, पहली बात तो वो कैसे किए होंगे? आईपीओ के थ्रू? नहीं, क्योंकि थर्ड पॉइंट ने वहां तो रोका होगा आपको कि नहीं इंडिविजुअली जा जाके बंदे ढूंढिए, प्राइवेट प्लेसमेंट से दीजिए। अब आपने इशू कर दिए, डिबेंचर होल्डर बन गए मेरे, ये डिबेंचर्स को बेचना चाहते हैं। क्या मैं इन डिबेंचर्स को इनकी सहूलियत के लिए लिस्ट करा सकता हूं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर? क्या प्राइवेट कंपनी को ये परमिट किया जाता है? दूसरी बात, और अगर आप कहते हैं हां, तो क्योंकि इसके डिबेंचर्स जाकर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे, क्या ये लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में नहीं आ जाएगी? लिस्टेड कंपनी की अभी आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन पढ़ के आए थे? अ कंपनी, बेटा वर्ड कम यूज किया था, अ पब्लिक कंपनी नहीं, अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, वर्ड और क्लियर किया, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज नोन एज लिस्टेड कंपनी। अब मैं आपका एक सीधा सा सवाल पूछने जा रहा हूं, जो सारे कहानी का वो था, क्या जो लिस्टेड कंपनी होती है वो हमेशा पब्लिक कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड हो सकती है? पहले बात मान लें बेटा, आज तक आप लोगों का क्या मानना है कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है या प्राइवेट कंपनी भी लिस्ट होती है? किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे देखे हैं कभी? नहीं देखेंगे आप प्राइवेट कंपनी में। तो हमारी जनरल धारणा क्या बनी हुई है कि मार्केट के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनी होती हैं वो पब्लिक कंपनीज होती हैं, और वो धारणा ठीक है। उसका कारण क्या है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, उन प्राइवेट कंपनीज को शेयर्स लिस्ट करने की परमिशन नहीं है।
लेकिन उनको डिबेंचर्स लिस्ट करने की परमिशन है। इसलिए अगर आप समझेंगे कई जगहों पर, अब आप एक वर्ड पढ़ेंगे इस कंपनी का, इसके अंदर एक वर्ड आपके पास आएगा बेटा लिस्टेड कंपनी, और एक वर्ड आपके पास आएगा लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये एक्ट में दो वर्ड जगह जगह आते रहेंगे। तो जब मैं लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूं तो लिस्टेड कंपनी में आप समझेंगे वो पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड है वो तो हैं ही हैं, उसके साथ वो वाली चुनिंदा प्राइवेट कंपनी जो जनरली बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट पब्लिक कंपनी, जिनके डिबेंचर्स, जिनके डेट इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं, वो भी इंक्लूडेड रहती हैं। तो आज आप पहले एक कंसेप्ट अपना चेंज करें कि लिस्टेड कंपनी एक वाइडर टर्म है, उसके अंदर लिस्टेड पब्लिक कंपनी भी होती हैं, और आप मान के चलें कि अगर इतनी लिस्टेड कंपनी है तो उसमें से सिर्फ इतना सा पोर्शन छोड़ दें तो बाकी सब पब्लिक ही होती हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा प्राइवेट होती हैं, इसलिए एक नया कंसेप्ट बना हुआ है जहां आप वर्ड जगह जगह पढ़ेंगे लिस्टेड प्राइवेट पब्लिक कंपनी, और कुछ जगह आप वर्ड पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू लिस्टेड पब्लिक कंपनी। और यह बात मैंने आपको डेफिनेशन से प्रूव करा दी कि डिबेंचर्स को लिस्ट करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहां पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इट रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। सेकंड पॉइंट पर आ जाएं, एल की बात करें तो यहां हम बात करते थे लिमिट ऑफ मेंबर्स की, कि इट लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। और जब 200 आप काउंट कर रहे होते हैं, कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। आपके जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं उनको आप सिंगुलरली काउंट करेंगे, मैक्सिमम 3 तक होते हैं तो उन 3 को एक ही काउंट करेंगे, 3 बार अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आपके एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज को आउट काउंट नहीं करेंगे जिनके पास आपका शेयर है, और ऐसे एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज रहते हुए मेंबर बने लेकिन उसके बाद छोड़ के चले गए, उनको काउंट नहीं करेंगे। आम भाषा में इनको हम प्यार से एक्स एम्प्लॉयज बुला लेते हैं, लेकिन बोलना गलत है वैसे, क्योंकि जब आप एक्स एम्प्लॉय बुलाते हो तो एक्स एम्प्लॉय एक जात बहुत बड़ी कैटेगरी है। इट कैन बी ए केस, मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता था, जब वो रिटायर हो गया उसने जाकर मेरे शेयर मार्केट से खरीद लिए, क्या उसको भी काउंट नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन है तो वो मेरा एक्स एम्प्लॉय, तो एक्स एम्प्लॉय मत बोला कीजिए। उन्होंने वर्ड क्या यूज किया है? पर्सन हु हैविंग बीइंग फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी while in that employment and have continued to be the member after the employment ceased। ये वो लाइन में जानबूझ के फाउंडेशन में हमको पढ़ाते नहीं थे, हम प्यार से क्या बोल देते थे, बोलो तुम एक्स एम्प्लॉय, क्या फर्क पड़ता है, कि हमें पता था बाद में ठीक कराना है इस वर्ड को आगे। अब आप समझे एक्चुअल भाषा क्या है। उन्होंने ये नहीं लिखा एक्स एम्प्लॉयज, क्योंकि एक्स एम्प्लॉयज में मेरा पहला एग्जाम्पल भी फंस जाता, जहां पर आपने क्या कहा कि आपका एक एम्प्लॉय था, उसने आपकी कंपनी छोड़ दी, चला गया, बाहर जाके बेटा आप रोक थोड़ा ना लोगे, वो आपका मेंबर बन सकता है, तो क्या उसको भी 200 में काउंट नहीं करोगे? उसको आप काउंट करोगे, क्योंकि यहां किसको निकाला गया है? वो पर्सन जो मेंबर कब बना? जब आपका एम्प्लॉय था और अब एम्प्लॉयमेंट छोड़ गया है लेकिन आपका मेंबर कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको आपने काउंट नहीं करना। यानी कि आम भाषा में एम्प्लॉय जब तक एम्प्लॉय है तब तक भी काउंट नहीं होता, और उसके बाद एम्प्लॉय जाने के बाद भी काउंट नहीं होता, प्रोवाइडेड जो शेयर्स लिए गए थे वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान लिए गए थे। उसके अलावा हमने कंडीशंस पूरी कर ली कि जॉइंट होल्डर्स को एक पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट वालों को पढ़ना है, और जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में थे जब तब एम्प्लॉय बने उनको काउंट नहीं करना है। तो दिस इज रिगार्डिंग प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, और कुछ नहीं है इसके अंदर हमारे पास प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूरी होती है। आइए उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। फाउंडेशन में पढ़ी हुई चीजें, क्या क्या एग्जेम्पशंस होती हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं जो प्राइवेट कंपनी को दिए जाते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर से काम कर सकती है, पब्लिक कंपनी को 7 लोग ढूंढने पड़ जाते हैं। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो यही कहानी है, प्राइवेट कंपनी में अगेन 2 डायरेक्टर से काम चल जाता है, पब्लिक कंपनी में आपको 3 डायरेक्टर से काम चलाना पड़ता है। उसके बाद वहां मैंने आपको एक लर्निंग स्किल से बेटा कुछ पॉइंट्स याद करा दिए थे कि IANS नाम से इनको याद कर लीजिए, कि आई का मतलब होता था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती अगर आप प्राइवेट कंपनी हैं। आपको ए के हिसाब से ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, एन नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, एंड एक्स स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सर ये होती क्या भलाएं? अब इनमें दिक्कत क्या है बेटा? आप इनके आगे लिखे हो जरा सेक्शन पढ़ें। हम फाउंडेशन में आपको बोलते थे कि इनको अभी रट लीजिए, क्योंकि ये वो सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ भी यही समस्या है। अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करें, ऑडिट कमेटी की बात करें, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी की बात करें, ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करें, ये आप 148 से बियॉन्ड की बातें हैं।
स्टिल मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कमिटीज़ होती क्या हैं। ये कमिटीज़ हैं क्या, आपके पास कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते होंगे। आपने जनरली देखा कि प्राइवेट कंपनी में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए। आप आगे जाके पढ़ेंगे, जब वैसे 149 सेक्शन में चले जाएं तो वो आपको बताना शुरू करेंगे कि मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। अगर कंपनी चाहे तो 15 से ऊपर भी ले जा सकती है, उसके लिए उनको शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि प्रैक्टिकली लिमिट कोई नहीं रखी गई टॉप की, 15 पे एक चेक रख दिया गया है कि 15 तक तो मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं है। 15 अगर टॉप आप 15 से भी ज्यादा रखना चाहते हो तो एक बार मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन से पूछ लीजिए कि इनको बढ़ा लें कि ना बढ़ाएं। तो यानी कि लिमिट आपने देखा 15, 15, 20, 20, 25, 25 डायरेक्टर भी होंगे। अब होगा कि इन डायरेक्टर्स का काम क्या है, डे टू डे मैनेजमेंट करना, सप्लायर्स के साथ डील करना, एम्प्लॉयज के साथ डील करना, ऑडिटर्स अपॉइंट करना। अब आपको लगता है ये 25 के 25 बैठ के हर काम में इकट्ठे बैठ जाते होंगे, चलो आज ऑडिटर अपॉइंट करते हैं बैठ के, चलो एम्प्लॉयज की रेम्युनरेशन तय करनी है, आज 25 के 25 बैठ के ये तय करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अपने अंदर ना बेटा टुकड़े बांट लेते हैं कि हम 3 लोग मिलके ना ऑडिट वाला काम संभालते हैं, हम लोग ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे, हम लोग ऑडिटर चुन के ले आते हैं आप लोगों के लिए, चलो अपॉइंट कर लेंगे। रेम्युनरेशन से एम्प्लॉय रेम्युनरेशन से रिलेटेड इश्यूज बाकी 4 लोगों को आपने अलॉट कर लिए। तो ये 25 की जो आप छोटी छोटी टीम बनाते हैं ना, इनको बोलते हैं कमिटीज ऑफ डायरेक्टर। बेसिकली कुछ नहीं है, उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि पब्लिक कंपनीज में इस तरह की कमिटीज बनाना जरूरी है। प्राइवेट में आप समझेंगे बेटा क्या ही बोले, क्योंकि मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, उसके अंदर क्या ही कमेटियां बनाएंगे वो लोग और क्या ही आपस में करेंगे। तो वहां कंपलसरी नहीं किया गया, बनाना चाहे प्राइवेट कंपनी भी बनाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी भी अगर ज्यादा डायरेक्टर रखती है, उनके अंदर काम एलोकेट करने के लिए छोटी छोटी कमिटीज बनाना चाहती है, बनाए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन इस तरह की कमिटीज पब्लिक कंपनी में जब हम ये सेक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ जगह पब्लिक कंपनी वर्ड इस्तेमाल है, कुछ जगह लिस्टेड कंपनी वर्ड इस्तेमाल है, लेकिन सारा दारोमदार डाला किसके ऊपर गया है, पब्लिक कंपनीज के ऊपर, वहां इनको कंपलसरी किया गया है। तो हमने फिलहाल, क्योंकि अब ये हमें पॉइंट रहा वहां पेपर में देने पड़ सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पशंस दी गई हैं, तो 4 एग्जाम्पशंस हमने याद कर लिए हैं। IANS नाम से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कमेटी फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंड फाइनली स्टेक होल्डरशिप रिलेशनशिप कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो बह जाते हैं उसके अंदर कि बेसिकली हमसे एग्जाम्पशन तो पूछी जा रही हैं, वो एग्जाम्पशन के क्वेश्चन को मान लेते हैं डिफरेंस का क्वेश्चन, और वहां वो पॉइंट डालने शुरू कर देते हैं कि प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन होती है। मानता हूं बेटा सही पॉइंट है, लेकिन आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, ये कोई अचीवमेंट की बात नहीं है कि इसको आप प्रिविलेज में लिख के बैठ गए, क्योंकि आप समझे वो आपके ऊपर कैसे बंदिश है। वो आपसे यहां पूछा क्या जा रहा है, एग्जाम्पशंस बताइए, प्रिविलेजेस बताइए, आम भाषा में फायदे बताइए, प्राइवेट कंपनी होने के क्या फायदे हैं। तो थोड़ा आंसर करते समय ध्यान रखा करें, वहां कहीं आप उसमें ऐसी बातें ना लिखाएं कि ये पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, ये किस बात का प्रिविलेज है। ये तो एक तरह पर आपके ऊपर लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन है कि भैया आम जनता से पैसे नहीं लेने, गिने चुने लोगों से लेने हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस में इन्हीं पॉइंट को रखना है। हाँ, जब क्वेश्चन इस तरह का होता है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंसेस दे दीजिए, तब आप अपना पूरा ज्ञान यहाँ बांट सकते हैं कि हाँ जी मिनिमम 2 होते हैं, यहाँ मिनिमम 3 होते हैं, वो मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट 200 होती है, वहाँ कोई लिमिट नहीं होती, वो बातें यहाँ चल जाएंगी। तो मोटे मोटे पॉइंट आप लोगों को पता ही है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में आपके पास 7 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो यहाँ 200 होते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती। ये आप वाली हरकत है कि पॉइंट एक ही पॉइंट के 2 हिस्से बना रखे हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहे तो एक ही पॉइंट में चला जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात हमने की थी कि जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, लगानी पड़ती है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगेन प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जा सकता प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक में किया जा सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एक जगह 2 होते हैं, दूसरी जगह 3 होते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स वाला पॉइंट अभी आप छोड़ दें, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें वहाँ ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पब्लिक डिपॉजिट में टच नहीं कर रहा। लास्ट पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, कोरम। ये सर ये 2 पॉइंट ना फाउंडेशन में नहीं थे, तभी तो बेटा वो फाउंडेशन थी और तभी तो मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो टाइम पास थोड़ी ना कर रहा हूँ बैठ के दोबारा पढ़ा रहा हूँ, 2 दिन पास कर रहा हूँ। मुझे पता है कुछ कुछ चीज़ों में नई चीज़ें ऐड करनी जरूरी हैं थोड़ी थोड़ी। कोरम क्या होता है? अब ये कोरम का कंसेप्ट है, इसको ऐसे समझें। व्हाट डू यू मीन बाय कोरम? अगर मैं कोरम की बात करूं तो उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ये कोरम जरूरत कहां पड़ता है। कोरम का मतलब होता है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक मीटिंग को होल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं। ये लॉ का वर्ड नहीं है, ये जनरल वर्ड है बाहर मार्केट में।
पार्लियामेंट में भी कोरम होती है, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, इवन आपकी शादी भी होती है ना बेटा, उसमें एक कोरम होता है कि अगर आपने 100 गेस्ट बुलाए हैं, हॉल बना के बैठे हो, पता चला उस दिन बारिश होगी या कोई स्ट्राइक होगी, 2 बंदे आगे खड़े हो गए, तो आप भी कहेंगे यार ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इस तरह फंक्शन किए जाते हैं। तो आप समझेंगे एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है जब आप मीटिंग को बुलाते हैं, तो वो मिनिमम नंबर जो आने चाहिए एक मीटिंग को वैलिडली होल्ड करने के लिए, उसको कोरम बोला जाता है। अब पहले कोरम तक पहुंचने के लिए मुझे आपको कुछ कंसेप्ट समझाने पड़ेंगे। कंसेप्ट्स का मतलब इसमें क्या होगा, हम ये जगह पढ़ते आए कि आपकी कंपनी में जो ऑनरशिप है और मैनेजमेंट है वो सेपरेट रहती है। मैनेजमेंट कुछ काम अपने बलबूते पे अपने डिसीजन मेकिंग से कर लेती है। जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा होता हूं, वो लोग कई सारे काम अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप एक्ट पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इनकी जो पावर है वो असीमित पावर या अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। जगह जगह आपको ऐसा में लगेगा कि जहां पर एक्ट बार बार ये कह रहा होगा कि अगर ये काम करना है, एक्स काम करना है, वाई काम करना है, तो आप मेंबर से अप्रूवल लीजिए। अब आप मेंबर से जब अप्रूवल की बात करेंगे तो मेंबर से अप्रूवल लेने का क्या तरीका रखा जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं उनके घर घर जाके या तो उनको व्हाट्सएप डाल रहे हैं या फोन कर करके पूछ रहे हैं। उसका प्रोसीजर क्या रखा है? उन्होंने कहा है कि कंपनी अपने मेंबर्स की मीटिंग्स बुलाएगी, उस मीटिंग्स के अंदर रेजोल्यूशन रखा जाएगा, लोगों के आगे प्रपोजल रखा जाएगा कि कंपनी एक्स काम वाई काम करना चाहती है, और उस प्रपोजल को मेंबर्स आकर अप्रूव करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे। अब सर इतने सारे मेंबर हैं, वहां तो लड़ाई छिड़ जाएगी। 100 मेंबर आके बैठे हुए, आप उनसे पूछोगे कि यार एक्स काम है, हम अपनी कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं, हमारी कंपनी का नाम आज तक ABC लिमिटेड था, अब हम ना थोड़े से अच्छा नाम रखना चाहते हैं, आज से अपना नाम ABC इंटरनेशनल लिमिटेड लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देखा होगा हमारे स्कूल है बाहर मार्केट के अंदर, सारे ग्लोबल और इंटरनेशनल हो गए बैठे बैठे थोड़े दिनों के अंदर ही। आप प्रैक्टिकली भी 2 साल में नाम वही है, उनके ब्रैकेटों में इंटरनेशनल और ग्लोबल लगे, क्योंकि फैशन बना हुआ है आजकल ग्लोबल लिखने का नाम। जो स्कूल उठाएंगे ग्लोबल हो गया आज की डेट में, कुछ नहीं बदला, ना प्रिंसिपल ना टीचर ना बच्चे, बैठे बैठे ग्लोबल हो जाते हैं बस। तो प्रैक्टिकली हुआ क्या है, बस नाम चेंज हुआ है। अब आपने कंपनी का नाम का प्रपोजल रख दिया, क्योंकि नाम बदलते हैं कंपनियों के, जनरली नाम चेंज किए जाते हैं। कुछ कह रहे हैं नहीं अच्छा नाम नहीं है, कुछ कह रहे हैं नहीं अच्छा नाम है ये रखते हैं। ऐसे तो हो गए फैसले, बेटा घर के अंदर 10 लोगों से फैसले नहीं हो पा रहे होते हैं, यहाँ तो कंपनी है और जानते भी नहीं लोग एक दूसरे को। तो उसके बाद क्या होता होगा, इनके आप समझेंगे यूनानिमसली तो डिसाइड होते नहीं होंगे। इसके अंदर क्या किया गया है कि जो मीटिंग अप्रूव कराई जाती हैं, ये 2 तरह के रेजोल्यूशन से अप्रूव, या जो इनके अंदर रेजोल्यूशन रखे जाते हैं ये 2 तरह के होते हैं। वन इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अनदर इज ए स्पेशल रेजोल्यूशन। OR और SR का कंसेप्ट है, ये सब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट वाले चैप्टर्स के अंदर। तो एक OR का कंसेप्ट है, एक SR का कंसेप्ट है। OR का कंसेप्ट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का कंसेप्ट क्या कहता है कि द नंबर ऑफ वोट कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट। आम भाषा में 50% वाला काम, कि जितने लोग फेवर में वोट कर रहे हैं वो जितने लोग अगेंस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होने चाहिए, हम ये कहेंगे कि OR पास हो गया। SR क्या होता है? द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी एटलीस्ट 3 times द नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट इट, यानी कि भाई 3/4 वाली मेजोरिटी की कहानी आ गई। आम भाषा में 75% कह देते हैं। अब एक्ट अलग अलग जगहों पर बोलेगा कि इनको मेंबर से अप्रूव कराइए, और उसको जैसे ही बताएगा अप्रूव कराइए, ये भी बताना पड़ेगा कैसे अप्रूव कराइए। तब आपका एक्ट में रखना तरीका क्या है, ये आपको पूरा अगर एक्ट में प्रॉब्लम आएगी कि सर यहाँ OR करना है या SR करना है। तो आप समझें, जहां पर उसको SR चाहिए होगा वो लिखेगा, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर वो नहीं लिख रहा, वो सिर्फ इतना लिख रहा है इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स, वो ऑटोमेटिकली OR की बात कर रहा है। तो जब तक आपको कहीं SR स्पेसिफिकली पास करने को ना कहा जाए तब तक SR की जरूरत नहीं है। जहां आपको लिख दिया जाएगा वहां SR चाहिए। अगर सिर्फ ये लिखा हुआ इट हैज टू बी डन विद द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, दैट ऑटोमेटिकली मींस हम कौन से अप्रूवल की बात कर रहे हैं, हम OR की बात कर रहे हैं, यानी कि 50% वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी सारी हमने कहानी समझ ली कि मीटिंग बुलाओगे, वहां OR करोगे, वहां SR करोगे। इस मीटिंग को वैलिडली होल्ड करने के लिए लॉ कहता है आपको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि मान लीजिए बेटा एक कंपनी के अंदर 100 मेंबर हैं, इन्होंने एक मीटिंग बुलाई, लॉ कह रहा था OR पास करिए, उस मीटिंग के अंदर 3 लोग आके बैठ गए। अब क्या ये मीटिंग होने दें? या ये कौन डिसाइड करेगा कि कितने लोग मीटिंग में आएंगे? तो मीटिंग बेटा प्रैक्टिकली समझे, बेटा 3 लोग बैठे हैं, क्या OR पास करोगे और क्या SR पास करोगे? एक तो बेइज्जती अलग होगी, 100 लोगों के लिए बुकिंग करा के बैठे होते तो वैसे बात होगी, मैं 100 कुर्सियां लगा के बैठा हूं, बच्चा बैठा है 5 उसके अंदर, मैं खुद ही कहूंगा भाई मुझे ना लेनी क्लास।
आप समझेंगे ना, आप अगर कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं तो एक मिनिमम नंबर दिमाग में रख के बैठे होते हैं। जैसे हमने लॉकडाउन के बाद खोला तो हमें नहीं पता था कितना बच्चा आएगा फेस टू फेस के लिए, लेकिन हमारे दिमाग में एक नंबर था कि यार 20-25 बच्चे से कम नहीं पढ़ाएंगे, अगर उससे ज़्यादा आएगा तो हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। और हर टीचर ने मार्केट में रखा हुआ होगा, जितना जिसके पास स्पेस होगा, जितना जिसकी मैथमेटिक्स होगी, फाइनेंशियल, उसने उस हिसाब से किया होगा। ऐसी मीटिंग्स में होता है कि जब आप मीटिंग करेंगे, पहले बात है मीटिंग होती कहाँ होंगी बेटा, रिलायंस है। अच्छा एक बात और बताएं सर, आप मीटिंग में कह रहे हो कि शेयर होल्डर्स को बुलाना होता है। मैंने आज बेटा मार्केट में गया, ये जनरली क्या होता है, बच्चे जब आप जैसी एज में आ जाते हैं वो क्या करते हैं, वो एफएम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लॉ में थोड़ा बहुत सुनते हैं, इकोनॉमिक्स वाले सर थोड़ा सा पढ़ा देते हैं कि बेटा शेयर मार्केट नाम की चीज़ होती है, वो घर जाके ना 2-4-5 शेयर खरीद मारते हैं। आज एक रिलायंस का शेयर खरीद कर देखता तो हूँ बढ़ जाएंगे। अक्सर लोग मेरा यूट्यूब खोलिए भरे पड़े हैं ज्ञान बांटने में कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, तो जनरली कॉमर्स का बच्चा थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपये लगा देता है हिम्मत करके कि चलो इतना लगा के देखता हूँ। गलती से कई बार बढ़ भी जाते हैं, कई बार वो इतना जबरदस्त जलता है कि वो दोबारा हाथ नहीं लगाता उसको, तो वो अलग बात है। आपने एक रिलायंस का शेयर खरीद लिया, क्या आप भी रिलायंस के शेयर होल्डर बन गए? बन गए। शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर होता है, 1 लेके बैठा हो या 1 लाख लेके बैठा हो, रिलायंस की मीटिंग होगी थोड़े दिनों के बाद, क्या उम्मीद है आपके घर नहीं होता आएगा कि आइए हमारी मीटिंग में डिसाइड कीजिए कि हमारे कंपनी का भविष्य कैसा होना चाहिए। आपको लगता है आपके मात्र 1200-1400 के शेयर में इतनी पावर आ गई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंपनी की मीटिंग हो रही है कि उसमें बिठाया जाएगा आपको? आंसर इज यस, बिठाया जाएगा। बेटा लॉ क्या कहता है, भले ही 1 शेयर रख के बैठा हो, भले ही 1 करोड़ शेयर रख के बैठा हो, शेयर होल्डर होता है। और जब मैं मीटिंग की बात करता हूं, उस मीटिंग में आने का अधिकार सारे शेयर होल्डर्स का होता है, फिर वो 1 शेयर होल्डर वाला हो या वो 1 लाख शेयर होल्डर वाला हो। लेकिन आप प्रैक्टिकली समझेंगे, आप जैसा व्यक्ति बड़ा जिसने शौक में शेयर खरीद लिया, वो उठाएगा फ्लाइट यहां से, सर मुंबई में मीटिंग है, जरा मैं मीटिंग अटेंड करके आऊं। लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा प्रैक्टिकल। ज्यादातर आप जैसे ही होते हैं। आप समझे, आप रिलायंस की कैपिटल की बात कर रहे हैं, उस कैपिटल में से आपने मान लीजिए 100 शेयर भी खरीद लिए, 1200 रुपए के, 1400 रुपए, हिम्मत मार के 200 खरीद लिए, और क्या करेंगे बेटा, 20,000-25,000 रुपए सेविंग इन्वेस्ट करते हैं ना, आपके 25,000 से कंपनी चल रही है। आपको ही पता होता है मेरा पर्पस कंपनी को कंट्रोल करना नहीं था। हाँ, शेयर होल्डिंग एक तरीका है कंपनी को कंट्रोल करने का, लेकिन मेरे वो 25,000 रुपए जिनकी फेस वैल्यू शायद अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो वो 25,000 भी नहीं होगी, वो 1400 का शेयर अगर फेस वैल्यू निकालेंगे तो 10 रुपए का शेयर होगा। वो 10 रुपए के अगर आपने 20 शेयर खरीद भी लिए, 200 रुपए की फेस वैल्यू लेके आप लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं आपका कंपनी में कंट्रोल बन गया होगा? कुछ 0.000 बहुत सारे जीरो लगाने के बाद कैलकुलेटर के एंड में कुछ परसेंटेज लिखी हुई आ रही होगी, कितना कंट्रोल है। तो आपका पर्पस कंट्रोल करना नहीं था, लेकिन शादी का न्योता आएगा, आइए मीटिंग के अंदर आइए और बैठिए। कुछ लोग चले भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा मीटिंग में सबको बुलाना होता है, सबके बिठाने के हिसाब से अरेंजमेंट भी की जाती है, इसलिए बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में होती है। तो लोग कहते हैं चलो इसी बहाने होटल पे देख लेंगे, लंच तो वहां मिलता ही है, तो लंच हम चाय पानी कराएंगे। तो ऐसे शेयर होल्डर बहुत होते हैं। आप प्रैक्टिकली समझेंगे ऐसे होगा, लेकिन वहां जाएंगे आपकी वोट की कोई कीमत नहीं है। आप समझे, अंबानी साहब आगे बैठे होंगे, दिख भी नहीं रहे होंगे, इतने आगे बैठे होंगे, एक डिसीजन पे वो हाँ बोल रहे हैं और आप पीछे बैठे उंगली हाथ पे, मेरा ना, आपको लगता है आपके ना का मतलब रह जाएगा? नहीं। तो आप समझेंगे जो वोटिंग होती है वो बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग होती है, जिसके जितने शेयर उतने वोट। आपके पास शेयर कम होंगे तो अब इसलिए वोट की वैल्यू कम होगी, लेकिन मीटिंग में बुलाए जाएंगे आप। अब कितने लोग आए तो हम ये डिसाइड करें मीटिंग हो गई मिनिमम, उसको हमने नाम दिया कोरम का, और ये कोरम मिनिमम डिसाइड की गई। प्राइवेट कंपनी के केस में उन्होंने कहा दिस कोरम हैज टू बी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। सर बस 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट? ज्यादा लिखना चाहिए था सर, 2 लोगों से थोड़े ना मीटिंग होगी। बेटा 2 क्यों लिखा होगा? क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होंगी उनमें होंगे ही 2, वो कहां से तीसरा पकड़ के लाएंगी? वो कहेंगे हमारे नहीं जी 5 लिखे में 3 बंदे बाहर से पकड़ के ले, देख तो मिल रहा है बाहर कोरम बनाने के लिए। ऐसा तो होगा नहीं। तो आप समझे, प्राइवेट में आप 2 से ऊपर एक्ट लिख ही नहीं सकता था, तो उसको क्या लिखना पड़ा? 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब मेरे एग्जाम्पल में बेटा ये 100 मेंबर वाली कंपनी प्राइवेट कंपनी हो सकती थी? हो सकती थी। आपका लॉ क्या कहता है? 2 लोग आ जाएं तो मीटिंग कर लेना, या आगे 2 लोग बैठ के कुर्सी पकड़ के करवाओ इनसे OR और SR। अब लगेगा कंपनी को बड़ा खुश शर्म आ रही होगी, चल क्या रहा है मेरे साथ ये। एक कंपनी बेटा आप समझे 100 बंदे, मान लीजिए उसके अंदर 3 लोग आ भी गए
उनके सामने एक रेजोल्यूशन रखा गया, उनमें से 2 ने उसको अप्रूव कर दिया, लॉ कह रहा है बिल्कुल सही है, डिसीजन ठीक है, कितने में से 100 में से 2 लोग वहां आगे हाथ दबा गए तो काम चल जाएगा। लॉ तो यही कहता है यहां पर कि 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। वो इससे आगे एक बात और लिख देता है, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स अ हायर नंबर इट विल बी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। तो यानी कि 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट तो हैं ही हैं, अब इस 2 को अगर आपको बढ़ाना है तो आप क्या करिए, आप अपने आर्टिकल्स में इससे हायर नंबर प्रिस्क्राइब कर लीजिए। तो यानी कि अगर मेरे पास 100 मेंबर हैं, क्या मैं लिख सकता हूं मैं 30 से कम में मीटिंग नहीं करूंगा? लिख दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज आपका जो एक्ट है वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने आर्टिकल से इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं पब्लिक कंपनी की कहानी में कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या करें। अच्छा, पब्लिक कंपनी के केस में उन्होंने क्या रखा होगा, इसलिए 2 से ज्यादा रख दिए होंगे नंबर। पब्लिक कंपनी के उन्होंने केस में क्या किया, उन्होंने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स किया कहानी कि अगर आपके नंबर ऑफ मेंबर्स नॉट मोर देन यानी कि लेस देन इक्वल टू 1000 है, इट इज नॉट मोर देन 1000, आपका कोरम है 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मिनिमम 5 लोग आएंगे 1000 में से, तो हम मीटिंग को वैलिड मान लेंगे। बेटा मजाक कर रहा है फिर कानून। फिर वही बात होगी, 1000 बंदे की बुकिंग करा के बैठे हुए, शादी वाले दिन 5 गेस्ट खड़े हुए हैं वहां आके, कर लो जी हमारे सामने शादी कर लो, वो वाली बात होगी यहाँ पे। लेकिन लॉ क्या कहता है, 5 ही लिखे हैं। उन्होंने क्या लिखा है नेक्स्ट, अगर ये 1000 से ज्यादा हैं लेकिन अप टू 5000 है, ग्रेटर देन 1000 है लेकिन नॉट मोर देन 5000 है, इट इज 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ये 15 लोग आएंगे तो काम चलेंगे। और अगर ये 5000 से भी ज्यादा हैं और कहां तक, कहीं तक नहीं, अनलिमिटेड, बस वो रुक रहा है कि 5000 से भी ज्यादा हैं, इट इज 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। अब एक बड़ी समस्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज यहीं फंसती होगी, 5000 से ऊपर ज्यादा ही होंगे, 5000 तो बड़ा चलते फिरते आप लोग ढूंढ लेंगे अपने शहरों में उनके शेयर होल्डर्स, तो 5000 से तो कई ज्यादा होंगे। वो 30 मेंबर की 30 लोगों के साथ मीटिंग करना चाहती होगी, नहीं, यहां भी वही लिखा गया, अनलेस द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्स अ हायर नंबर। अगर आपका आर्टिकल्स हायर नंबर देना चाहे तो आप ये बढ़ा सकते हैं, 5 को भी बढ़ा सकते हैं, 15 को भी बढ़ा सकते हैं, 30 को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या ये कम किए जा सकते हैं? उसने ये नहीं लिखा अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज, उसने वर्ड क्या यूज किया है, अनलेस आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब अ हायर नंबर, ये नंबर रहेगा। दोनों भाषाओं में अंतर होता है। अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड्स अदरवाइज मींस ऊपर ले जाइए नीचे ले जाइए, दोनों पावर दे दी गई थी। यहां वर्ड्स क्या लिखे गए, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड्स अ हायर नंबर, तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये नंबर किस दिन काउंट करें? सर ये वाला नंबर नहीं, ये वाला। आपके पास 1000 मेंबर हैं, आपके पास 5000 मेंबर हैं, क्या मेंबर रोज कंपनी के कितने रहते होंगे? बदलते रहते होंगे बेटा। शेयर होल्डर्स कुछ बेच के किसी और को दे जाते होंगे, कभी क्लबिंग होती है शेयर्स की, कभी कंपनी नए शेयर्स इशू कर देती है, कभी बाय बैक कर देती है, पूरी अकाउंटिंग कर रखी है आपने इन हरकतों की। शेयर्स तो चेंज होते रहते हैं, शेयर की फिगर तो एक डायनामिक फिगर है। ये शेयर होल्डर्स कैसे पता करें, ये किस दिन चेक करना है? उन्होंने वर्ड क्या लिखा, उन्होंने आपने देखना है ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। आपके जो ये नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये आपको चेक करने हैं ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। जिस दिन मीटिंग हो रही है उस दिन आपके टोटल स्ट्रेंथ क्या है मेंबर्स की, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि कोरम कितना होने वाला। तो ये सारा ज्ञान क्यों बांटा, क्योंकि उन्होंने एक डिफरेंस के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप इस पॉइंट पे वापस आ जाएं तो कोरम, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द कोरम शैल बी 5 members personally present if the number of members as on the date of meeting is not more than 1000, 15 members personally present if the number of members as on the date of meeting is more than 1000 but up to 5000, 30 members personally present if the number of members as on the date of meeting exceeds 5000. In case of private company again भाषा सेम है, unless the articles provide for a higher number, 2 members personally present shall be the quorum for the meeting of the company. अब इसमें से बेटा जनरली बच्चा मेरे से एक डाउट पूछता है, किसी दिमाग में आ रहा है पर्सनली क्यों लिखा हुआ है, बार बार एक सिर्फ मेंबर्स क्यों नहीं लिखा हुआ? ये पर्सनली प्रेजेंट क्या होता है? मेरी जगह क्या भूत जाएगा वहां मेरा? प्रैक्टिकल पर्सनली जाता है बंदा, वर्चुअली कैसे जाता है? तो अब प्रैक्टिकल समझ में पर्सनली का मतलब क्या है। एक कंसेप्ट होता है कंपनीज में प्रॉक्सीज,
जो बेटा कॉलेज जाते हैं वो अच्छे से वाकिफ हैं इस कंसेप्ट से। प्रॉक्सी का कंसेप्ट क्या होता है? आपकी जगह कोई और चला जाए। तो ऐसा कंसेप्ट भी दिया गया है कि मेंबर अगर खुद नहीं जाना चाहता तो जब आपके पास ये शादी का ये कार्ड का न्योता आता है कि आ जाइए भैया मीटिंग के अंदर आ जाइए, इसको नोटिस बोलते हैं, ये हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, कि आपको एक नोटिस भी आएगा कंपनी की तरफ से कि फलाने दिनांक पर इस समय हमारी वो, जैसे शादी का कार्ड होता है ना, हूबहू ऐसा होता है, उस पर भी वही लिखा होता है फलाने दिनांक इस समय ये टाइम पर ये काम कार्य किया जाएगा। जैसे उसमें एजेंडा लिखा हुआ होता है, वो घुड़चढ़ी, तारों की बारात, वो सब वो ऐसा वो वाली कहानी इसमें भी लिखा होता है कि ये काम हम मीटिंग में करेंगे, इस दिन आइए, हमें कृतज्ञ कीजिए हम आके, उस तरह की भाषा में, अच्छी सी भाषा में एक नोटिस आ जाता है आपके पास। उसको नोटिस बोलते हैं, बस इनविटेशन कार्ड नहीं बोलते, उसको नोटिस ऑफ मीटिंग बोल दिया जाता है। उस नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ एक प्रॉक्सी फॉर्म लगा हुआ आता है। उस प्रॉक्सी फॉर्म में वो क्या कहते हैं कि मैं शेयर होल्डर अपने बिहाफ पर इस एक्स पर्सन को ऑथराइज कर रहा हूं कि ये मीटिंग में आएगा और ये आपकी मीटिंग में मेरे बिहाफ पर वोट करके जाएगा। वोट करने नहीं जा रहा होता, मेरे बिहाफ पे खाना खा के जाएगा, वो लिखा हुआ होता है। तो प्रैक्टिकली वो मीटिंग के अलावा प्रॉक्सी फॉर्म मिलेगा। सवाल ये उठता है कि जो ये प्रॉक्सीज वहां जाएंगी, मान लीजिए बेटा मैंने हॉल बुक किया पूरा का पूरा 1000 बंदों का, पूरा भर गया आखिरी सीट तक। कोरम काउंट करते समय एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इनमें से आपसे पूछना पड़ेगा आपको, आप मेंबर हैं या प्रॉक्सी हैं? वो कहता है प्रॉक्सी में, जरा खड़े हो जाओ, बाहर चलो, अभी बाद में बुलाएंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा अभी खाना बंटना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि तुम वो काम करने आए हो प्रैक्टिकली। सिर्फ वो बैठे हैं यहाँ पे जो मेंबर हैं, और मेंबर काउंट करके काउंट करिए कि आपके जो 5 मेंबर, 15 मेंबर, 30 थे, ये पर्सनली आए हुए मेंबर इतने होने चाहिए, प्रॉक्सीज इसके अंदर काउंट नहीं की जाएंगे। तो दिस इज द वर्ड जो पर्सनली का मतलब है यहाँ पे। बाकी शेष जो इसके अंदर ज्ञान बांटने वाला है वो मैनेजमेंट चैप्टर के साथ करेंगे, जब उसको करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमारा डिफरेंसेस भी खत्म हो गए, प्रिविलेजेस भी खत्म हो गए, जिसके लिए मैंने मेन ये चैप्टर छेड़ा था आपके साथ। स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज 85 में डिफाइंड कंसेप्ट था। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाइज 2 कंडीशंस। नंबर 1, paid up share capital does not exceed rupees 50 lakhs or such higher amount as may be prescribed, not being more than 10 crore rupees. Turnover as per the profit and loss account of immediately preceding financial year does not exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 crore. पहले तो बेटा इस डेफिनेशन में अभी तक कोई डाउट है किसी को? नहीं हुआ था फाउंडेशन में क्लियर, तो दोबारा एक बार बता देता हूं। दोनों बातें पूरी करनी होती हैं। 50 लाख की लिमिट है पेड अप शेयर कैपिटल के लिए, उसके आगे कुछ लिखा हुआ है सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इस 50 लाख के अमाउंट को बढ़ा सकती है गवर्नमेंट। कौन? क्योंकि प्रिस्क्राइब कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। बढ़ा के कहां तक ले जा सकती है? 10 करोड़ तक। यानी कि बेसिकली ये 10 करोड़ क्या दिखाता था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की लिमिट दिखाता था कि 50 लाख को बढ़ा के कहां तक ले जाया जा सकता है? 10 करोड़ तक। ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया वो एक अलग बात है। ले जाया नहीं गया था, फिर इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए प्रैक्टिकली क्या बोलते थे? पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख। फिर क्वेश्चन आया था टर्नओवर का। टर्नओवर कौन सा देखते थे? पिछले साल का। पिछले साल का पूरे फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर उठाएं, यानी कि पास्ट में जी रहे होंगे आप। पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर कितना होना, टर्नओवर कितना होना चाहिए? 2 करोड़। और फिर वही कहानी सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मैक्सिमम कितना? 100 करोड़। फिर वही कहानी, ये लिमिट बढ़ानी थी, गवर्नमेंट के पास पावर है, कहां तक ले जा सकती है? 100 करोड़। अच्छा, अगर इन लिमिट्स को बढ़ाया जाए तो इससे बड़ा मार्केट में क्या होगा? प्रैक्टिकली क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो अभी स्मॉल कंपनी की दायरे से बाहर थी, जैसे ही आप इसको 50 से शायद बढ़ा के 1 करोड़ कर दें, यानी 10 करोड़ तक की पावर है आपके पास, और भी बहुत सारी कंपनियां जो पहले स्मॉल नहीं मानी जा रही थी वो शायद अब स्मॉल मान ली जाएंगी। ऐसे ही टर्नओवर की कहानी, आप समझे बेटा, कैपिटल को कंट्रोल किया जा सकता है। आज अगर मैं अपने बिजनेस को, अपनी कंपनी को छोटा रखना चाहूं तो मैं कैपिटल कंट्रोल कर सकता हूं। सर पैसा कहां से लाओगे? 10 तरीके हो रहे हैं भाई, कॉमर्स के बच्चों, डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं। कैपिटल पे कंट्रोल रखा जा सकता है कि 50 लाख की कंपनी के अंदर भी अच्छा खासा टर्नओवर किया जा सकता है। लेकिन यहां दिक्कत आती है। आप समझे, मेरे पास फीस आ रही है, मैं बच्चे को क्या कहूँ? ना तू घर चला जा। मैंने कहा क्यों भाई? वो कहते मेरे 2 करोड़ का टर्नओवर टप जाएगा, मैं स्मॉल कंपनी नहीं बनूंगा। ऐसा कोई बिजनेसमैन करेगा? नहीं करेगा। तो दिक्कत कहां आती थी? यहां पर कि जब आप काम शुरू करते थे 1-2 साल तो स्मॉल रहते थे,
फिर बिजनेस बढ़ जाता था, पूरे साल में 2 करोड़ से ऊपर कमाना शुरू कर देते थे। और बातें क्यों नहीं, कौन सी पूरी करनी होती थी, दोनों पूरी करनी होती थी। तो जनरली काफी देखा गया कि बिजनेसमैन स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से कुछ ही दिनों में बाहर हो जाता था, साल 2 साल बचता था, उसके बाद काम थोड़ा सा बढ़ जाता था और वो इस कैटेगरी से बाहर होता था। जैसे ही बाहर होता था, पूरा का पूरा कंपनी खाने के लिए खड़ा था उसको कि ये कंप्लायंस कर दे, वो कंप्लायंस कर दे। वो कहता था काम करूं, ये कंप्लायंस करता रहूं। तो इस बार की बजट स्पीच में जब लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा बट रहा था सामान कि आइए बिजनेस को ईज करते हैं, इसके अंदर जो ये बजट आया है अभी रिसेंटली 1 फरवरी को, उसके अंदर अनाउंसमेंट आई कि हम इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब अपनी ये जो लिमिट्स हम बढ़ा सकते थे, इस लिमिट्स को हम बढ़ा रहे हैं। और देखें लिमिट्स को बढ़ाकर क्या लिखा, रूल स्पेसिफाई किए गए। बेटा कब आई नोटिफिकेशन देख लें, बजट वाले दिन शाम को ही, 1 फरवरी 2021। अच्छा बच्चे कहते सर नोटिफिकेशन कैसी दिखती है, बेटा ऐसी दिखती है, देख लो। पहले द गेजेट ऑफ इंडिया पूरा एक कागज दिखाई देगा, उसके नीचे हिंदी में लिखाई देगा, पढ़ लेना, मुझे तो समझ आती नहीं। फिर आप अपनी इंग्लिश ढूंढना, फिर इंग्लिश के अंदर आपको लिखी मिलेगी, उसे पढ़ के देखना, हिंदी समझ आती नहीं हम लोगों को, हमारी हिंदी बहुत खराब हो चुकी है। तो उनके उन्होंने क्या लिखा, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन, पहली बात यहां पढ़ें, 1 डे ऑफ अप्रैल 2021, यानी कि ये अमेंडमेंट अभी आई नहीं है। ये अमेंडमेंट कब से आएगी, 1 अप्रैल 2021 से। लेकिन क्या कोर्स का पार्ट बनेगी, यस, 30 अप्रैल तक की कवर करनी है। इन कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014। सर ये कौन से रूल हैं? अब आप सुनिए बेटा, कंपनीज एक्ट में क्या है, मैंने आपको बताया था टोटल 29 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग, एक बार अगर मेरा नेट चल रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं, हर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग उसके अंदर रूल्स दिए गए हैं। तो सभी बंद हो गया यार, इसमें नहीं खुलेगा, चलिए रहने दीजिए। हर चैप्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स दिए गए। जैसे कि अगर आप मैं बात करूं चैप्टर 1, वो है प्रिलिमिनरी चैप्टर, उसमें है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। फिर मैं चैप्टर 2 की बात करूं तो उसमें उस चैप्टर का नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल। आपको समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर किस बारे में बात कर रहा होगा, कंपनी कैसे बनानी है। सेक्शन 3 से लेके 22 तक जाएगा। अब इस चैप्टर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स हैं, चैप्टर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, फिर चैप्टर 3 के कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, यानी कि जितने चैप्टर हैं उतने ही रूल्स हैं। अब आपकी जो ये आप समझेंगे ये डेफिनेशन दी हुई है, कौन से चैप्टर में दी हुई है, चैप्टर 1 में। चैप्टर का नाम क्या है, प्रिलिमिनरी। उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, आपको पता है सेक्शन 1 तो वैसे कुछ नहीं कंटेन करता, सेक्शन 2 कंटेन करता है। तो जहां डेफिनेशंस हैं, उस डेफिनेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो रूल्स का नाम है, वो रूल्स का नाम देखिए, कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स। यानी कि डेफिनेशन में अगर कहीं हमें कुछ डिटेल स्पेसिफाई करनी पड़ी तो उसके लिए हम ये रूल्स का इस्तेमाल करेंगे। रूल्स का नाम ना भी याद हो चलेगा। तो हमारे रूल्स क्या कहते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। वहां पर क्या लिखा, सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी, उसके क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, यानी कि पेड अप शेयर कैपिटल वाले में और टर्नओवर वाले में, द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ एंड 20 करोड़ रेस्पेक्टिवली। बेसिकली फिगर्स को बढ़ाकर बेटा कहां ले जाया गया, आइए फिगर्स दिखाऊं आपको। ये होगी हमारी नई फिगर्स, 50 लाख ये बढ़ा सकते थे, 2 करोड़ बढ़ा सकते थे, ये मैंने एज इट इज रूल इसके अंदर डाल दिया। 2 करोड़ अब आपकी क्या हो गई, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर की पावर कितनी हो गई, 20 करोड़ रुपीस। तो आज की डेट में या 1 अप्रैल के बाद से अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम है एंड आपका टर्नओवर 20 करोड़ से कम है, तो आपको क्या मान लिया जाएगा, स्मॉल कंपनी मान लिया जाएगा। 4 टाइम्स यहां बढ़ाएगी फिगर, 10 टाइम्स इस फिगर को यहां बढ़ा दिया गया। तो आप समझेंगे इससे बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर जो अब तक कंप्लायंस का बर्डन झेल रही होंगी, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के दायरे में लाया गया है, ताकि अब आप लोगों के ऊपर आप समझते हैं स्मॉल कंपनी का बेनिफिट क्या है, इनके ऊपर कंप्लायंसेस कम होती हैं, इनको बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं फाइल करनी होती, इनको बहुत सारे ऐसे लॉस या प्रोविजंस फॉलो नहीं करने होते जो नॉर्मल कंपनी को करने होते हैं। जब मैं सेक्शन 1 से 148 हम आगे पढ़ेंगे, कई जगह आप एक्सेप्शन में देखेंगे कि स्मॉल कंपनी को ये करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो एक तरह से प्रिविलेजेस दिए गए थे, वो सारे प्रिविलेजेस इनको मिलने अब शुरू हो जाएंगे। तो बस यही एक चेंज था
जो हमने इसके अंदर कवर करना था। मेजर चेंज इन फैक्ट डेफिनेशन में 2 ही फिगर थी, वो 2 फिगर ही बदल गई मेनली कि 2 करोड़ और फिगर कितनी हो गई है 20 करोड़ रुपीस। इसके अलावा अगर आप ये बातें पूरी कर भी दें तो भी 5 कंपनियां ऐसी हैं जो कभी स्मॉल कंपनी नहीं होती हैं। नंबर 1, एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, फिर भले ही उसका टर्नओवर 20 करोड़ से कम ही क्यों ना हो, उसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ से कम ही क्यों ना हो। स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के ऊपर ही लगेगा। सेकेंडली, कोई भी कंपनी जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है उसके ऊपर स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट नहीं लगता। ऐसे ही कोई कंपनी जो दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है उसके ऊपर भी स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट नहीं लगता। सेक्शन 8 कंपनीज कौन सी होती हैं? एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्मॉल कंपनी का बेनिफिट नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बेनिफिट्स ले रही होती हैं। एंड फाइनली, इट इज अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। कोई ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जिसको एक स्पेशल कानून के तहत बनाया गया, ऑब्वियसली बेटा वो बहुत बड़ी ही होगी, इसके लिए अलग से कानून बना दिया गया उसको गवर्न करने के लिए, वो स्मॉल कंपनी कैटेगरी में नहीं आएगी। पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन देखें जो इसके अंदर एमसीक्यू आया था 2 मार्क्स का। इन्होंने कहा जी एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, नहीं दिया हुआ बुक में, और दूसरी कंपनी है बी प्राइवेट लिमिटेड। इसका पेड अप शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपीस। पुरानी फिगर्स के हिसाब से डाल देता हूं अभी, बात तो भैया पुरानी में कवर होंगी तो नई में भी हो जाएंगी। इसका टर्नओवर है 1 करोड़ रुपीस। बी प्राइवेट, अच्छा ए प्राइवेट लिमिटेड जो है ये बी प्राइवेट लिमिटेड के 55% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। बी प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपीस, अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, और इसका टर्नओवर भी, क्योंकि बिजनेस अभी अभी ही शुरू किया है, पहले साल में कोई खास नहीं है, 25 लाख रुपए का टर्नओवर है इसका। पेपर में उन्होंने एमसीक्यू पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? ए लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, बी लिमिटेड इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बी ए लिमिटेड इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, बी लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, नीदर ए nor B is a small company, both A and B are small company। ये बेटा आपके सामने पेपर में आया हुआ एमसीक्यू है। एमसीक्यू थोड़ा बता रहा हूं किस तरह का आता है पेपर के अंदर। उन्होंने 3 आपके इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए कि बताइए इसके अंदर से कौन सा ठीक है। इट वाज अ 2 मार्कर, ये इनका 2 मार्कर एमसीक्यू था जो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको 2 मार्क्स में डाल देते हैं। क्या आंसर आएगा इसके हिसाब से? ए, बी, सी या डी? बेटा मुझे पता ज्यादातर यहीं से आंसर आएंगे। डी नहीं, क्यों? दोनों तो पूरी कर रही हैं कंडीशंस। एक दिक्कत आएगी बेटा, ये कंपनी किसी की होल्डिंग है इसलिए स्मॉल नहीं हो सकती, ये कंपनी किसी की सब्सिडरी है इसलिए स्मॉल नहीं हो सकती। द आंसर विल बी नीदर ए नीदर बी, दोनों नॉर बी, दोनों केस में आपका इस तरह के एमसीक्यू पेपर में एक्सपेक्ट करेंगे। तो दिस वाज द वन जो इसके अंदर हमारे पास बना। विद दिस वी आर डन विद स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट लास्ट जो हमने आज कवर करना है दैट इज ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। आ जाए जरा 1 पर्सन कंपनी के ऊपर, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 1 पर्सन कंपनी की बात करें, डेफिनेशन दी गई है 2 क्लॉज 62 के अंदर। डिफाइन कैसे किया उन्होंने? 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। डेफिनेशन तो वैसे ही हमारे पास कंपनी एक्ट में शानदार टाइप की है, तो ये उन्होंने लिख के छोड़ दिया। उन्होंने कहा जी 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1 पर्सन कंपनी का दोबारा जिक्र आता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में। यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो 2 क्लॉज 62 प्लस सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी प्लस सारा का सारा बेटा रूल 3, 4, 5, 6 किसके? कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स। क्योंकि आप समझिए आप किस चैप्टर में चले गए हैं, अब चैप्टर 2 में सेक्शन 3 का वहां पहला चैप्टर होगा, उसके जो रूल्स हैं ये वहां से निकल के आए हुए कंसेप्ट हैं। अगर आप ओपीसी की बात करेंगे तो ओपीसी ज्यादातर कहां से निकल के आई है? रूल्स में से निकल के आई है। इसमें सेक्शंस का रोल बहुत बहुत कम है, क्योंकि 2 क्लॉज 62 ने तो बस शुरू किया और रुक गया। उसने कहा जी भाई डिफाइन करो और बात खत्म करो। और 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ने क्या बोला कि भैया ये एक प्राइवेट कंपनी होगी
अगर आप इसको पब्लिक और प्राइवेट में बांटना चाहते हैं तो 1% कंपनी किसकी कैटेगरी में रखी जाएगी? प्राइवेट कंपनी कैटेगरी में रखी जाएगी। और कुछ बातें उसके लिए अलग लिखी, प्राइवेट कंपनी है लेकिन प्राइवेट कंपनियों से अलग कुछ बातें होंगी। नंबर 1, इसमें मिनिमम 1 मेंबर होगा, मैक्सिमम भी 1 ही होगा। डायरेक्टर भी इसके अंदर मिनिमम 1 रख सकते हैं। और उसके अलावा एक इसके अंदर नॉमिनी का कंसेप्ट डाला गया है, जो कि नॉर्मल कंपनी प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। नॉमिनी का कंसेप्ट क्या है कि जो वो सोल मेंबर है वो एक पर्सन को अपॉइंट करके रखेगा जो उसके डेथ के केस में, उसके इनकैपेसिटी के केस में कंपनी का मेंबर बन जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता है इसके अंदर। मैं आ जाता हूं सीधा इस मुद्दे की बात पर कि जो कंपनी का मेमोरेंडम है, इट शैल इंडिकेट द नेम ऑफ वन पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ और हिज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी। समझ आती है ये बात? हमें एक नॉमिनी अपॉइंट करना है, उस नॉमिनी का रिटर्न में कंसेंट लेना है। उस रिटर्न कंसेंट का क्या करना है? उसको आरओसी के पास फाइल करना है। इसका रिटर्न कंसेंट लेना है, प्रायर रिटर्न कंसेंट, एंड द सेम शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपका नॉमिनी अपॉइंट हो गया। क्या नॉमिनी किसी समय भी मना कर सकता है मुझे नहीं बनना आपका नॉमिनी? यस, द सच नॉमिनी हैज द राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। क्या मेंबर भी नॉमिनी बदल सकता है? यस, मेंबर भी नॉमिनी बदल सकता है। प्रोसीजर थोड़ा सा अजीब है। उसमें क्या करना पड़ेगा? उस मेंबर को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। बेटा मेंबर कंपनी बंदे एक ही है। 1% कंपनी को मेंबर उसका इन्फॉर्म करेगा और वो 1% कंपनी इस बात को किसको इन्फॉर्म करेगी? आरओसी को इन्फॉर्म करेगी कि हमने अपना नॉमिनी चेंज कर लिया है। इस नॉमिनी का नाम कहां पर लिखा होता है? कंपनी के मेमोरेंडम में। तो अगर आप कंपनी के मेमोरेंडम में नाम चेंज करेंगे तो क्या यह मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन हो जाएगा? जनरली तो होना चाहिए क्योंकि आप मेमोरेंडम में चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं तो बेटा वो सेक्शन 13 है अब जो हमने करना है वो किसके बारे में बात करता है और काफ़ी टफ प्रोसीजर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लाइए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए। मैंने कहा यार नॉमिनी का नाम चेंज करना है, गवर्नमेंट से पूछता फिर उसके लिए, मेरा घर का मामला है, मेरी कंपनी कौन चलाएगी? इसलिए उन्होंने एक बात लिखी, क्या मेमोरेंडम का में जब नाम बदलेंगे नॉमिनी का किस कारण से बदल सकते हैं? अपनी इच्छा से या उस नॉमिनी की इच्छा से कि वो बनना नहीं चाहता। दोनों ही केसेस में इसको हम ऑल्ट्रेशन नहीं मानेंगे। इन्होंने बात क्लियरली लिखी, एनी सच चेंज इन द नेम ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। अब आपको अगर मेंबर बनना है या नॉमिनी बनना है तो कुछ बातें पूरी करनी होती थी, जैसे कि नंबर 1 आप क्या होने चाहिए? नेचुरल पर्सन होने चाहिए। नंबर 2 आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। नंबर 3 आप रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के। रेजिडेंट किसको बोलते थे? पर्सन हु स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज। कब? इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितने समय आप इंडिया में रहे होने चाहिए? 182 डेज। तब आप क्या बुलाए जाते थे? रेजिडेंट बुलाए जाते थे। पहली अमेंडमेंट, इस वर्ड बेटा रेजिडेंट को चेंज किया गया। अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया को काट के वर्ड डाला गया वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। मेजर चेंज। अब आपको ओपीसी बनाने के लिए रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। अ पर्सन हु इज अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अच्छा ये कब आई नोटिफिकेशन? पहले ये पढ़ लें। ओपीसी इन रूल 3, मैंने आपको बताया रूल 3 बात करता है फॉर द वर्ड्स एंड रेजिडेंट इन इंडिया। अपनी बुक में देखते जाएं, एंड रेजिडेंट इन इंडिया, द वर्ड्स वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मैंने यही किया हुआ है। एंड रेजिडेंट इंडिया वर्ड को मैंने काटा है, उसके अंदर उसको किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया है? वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। फिर उसने नीचे लिखा, इसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन लगाई जाती है, उसमें फॉर द वर्ड्स 182 डेज द वर्ड्स 120 डेज शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सेकंड चेंज आपको समझ आ गया होगा कि जो पहले आप रेजिडेंट को डिफाइन करते थे, क्या डिफाइन करते थे? अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 182 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब चेंज करके क्या हो गया है? 120 डेज। क्या प्रैक्टिकली बेटा इस चेंज से कोई फर्क पड़ रहा है? इस समय आपको क्या करना है जान के अब वो रेजिडेंट है कि नहीं है? सर क्यों? जब ऊपर आपने लिख ही दिया
वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मुझे क्या शौक पड़ेगा मैं उसको जज करूं कि वो रेजिडेंट है कि नहीं है। तो प्रैक्टिकली समझें, इस 182 को 120 करने से कोई लंबा चौड़ा आप चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो पर्सन रेजिडेंट है या वो पर्सन रेजिडेंट नहीं है, हमें जब उससे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें फिर जज करने की जरूरत ही क्यों है कि वो 182 डेज इंडिया में रहा था या 120 डेज इंडिया में रहा था। तो प्रैक्टिकली समझेंगे, अब इस एक्सप्लेनेशन का पर्पज सिर्फ क्या रह गया है, इस रेजिडेंट इन इंडिया वर्ड को डिफाइन करना, इससे ज्यादा भरना। और इस रेजिडेंट इन इंडिया वर्ड की डेफिनेशन में मैं क्यों ही जाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप समझें, इस अमेंडमेंट को करने का सबसे आसान तरीका क्या था, आप रेजिडेंट इंडिया वर्ड काट देते, नीचे एक्सप्लेनेशन भी काट देते, क्या तब भी सेम मीनिंग देता है ये सब कुछ। मैं प्रैक्टिकली क्या करता, मान लीजिए बेटा आपने इस अमेंडमेंट में चाहा था, उसके लिए मैं क्या करता, मैं बस रेजिडेंट इंडिया वर्ड काट देता और नीचे से एक्सप्लेनेशन हटा देता, क्या तब भी सेम मीनिंग का कन्वे हो रहा था। इन्होंने बात को यहां से ना पकड़ के घुमा के पकड़ा है कि रेजिडेंट इंडिया को क्या करें, चेंज करें रेजिडेंट इंडिया और अदरवाइज के अंदर, और रेजिडेंट इंडिया की डेफिनेशन को कहां बदल दें, 182 डेज से लेकर 120 डेज। क्या करना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली। जब हमने बजट स्पीच सुनी, उनको ये कहना था कि हम चाहते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो लोग भी इंडिया के अंदर ओपीसी बना लें। बहुत अच्छी नहीं है तो चलो बनाओ, लेकिन सिटीजन होना बेटा अभी भी जरूरी है। सिटीजन वाली बात खत्म नहीं करी है, फॉरेन नेशनल्स नहीं बना सकते, सिटीजन बनाएंगे। लेकिन कौन से सिटीजन बना सकते हैं अब, जो एनआरआईज हैं, जो इंडिया से बाहर रहते हैं, रेजिडेंट इंडिया नहीं थे, उनको भी परमिशन दे दिया आपने। लेकिन उसके लिए इस वाले काम को करने की कोई जरूरत थी नहीं कि 182 को आपने 120 चेंज किया। आपने ठीक है रेजिडेंट बनना इंडिया के अंदर आसान कर दिया, लेकिन जब आपने कंडीशन ही हटा दी, या तो सिर्फ इतना करते, हम ये कहते हैं कि अब उन्होंने क्या किया है, रेजिडेंट कहलाने के लिए जो पहले इंडिया में बहुत सारे दिन रहना पड़ता था, अब कम दिन रह के कहलवा लेंगे। उधर से क्या कहा कि रेजिडेंट होना जरूरी नहीं है। तो प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, इस वाले पॉइंट को सिर्फ याद रखिए कि रेजिडेंट को 182 डेज करके 120 कर दिया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली इस डेफिनेशन का मतलब क्या निकलता है अब, कि आपको रेजिडेंट वाली कंडीशन हटा देनी है। दो बातों का ध्यान रखना है आप, सिर्फ नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आपको मेंबर बनने के लिए भी और नॉमिनी बनने के लिए भी। उसके बाद एक नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ नॉट मोर देन 1 ओपीसी एट ए पॉइंट एंड शुड नॉट बी अ नॉमिनी, यानी कि एक पर्सन एक टाइम पर एक ओपीसी का मेंबर हो सकता है और एक ओपीसी में नॉमिनी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरी अपनी ओपीसी भी हो और मैं कहीं नॉमिनी भी हूं, ऐसा हो सकता है बेटा। एक मेंबर एक नॉमिनी, ये कंडीशन आप चला सकते हैं। दो कंपनी के मेंबर नहीं बनेंगे, यानी कि दो ओपीसी नहीं बना सकते, दो जगह नॉमिनी नहीं होंगे, एक जगह मेंबर एक जगह नॉमिनी हो चलेगा। लेकिन एक जगह मेंबर एक जगह नॉमिनी बनने से एक दिक्कत आती है, जो मैंने क्लास में कई बार एग्जाम्पल भी लिया है इसका, कि एक मिस्टर एक्स थे, इन्होंने एक ओपीसी बनाई, अपनी धर्मपत्नी मिसिज ए को उसके अंदर वो बना लिया नॉमिनी। मिसिज ए ने कहा फिर मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी एक ओपीसी बनाती हूं, और देखा देखी बेटा इसने मिस्टर ए को यहाँ पे नॉमिनी बना लिया। और थोड़े दिन के बाद किसको मारे, मिसिज ए की डेथ हो गई, मिसिज ए की डेथ हो गई। अब प्रॉब्लम क्या हुई, मिस्टर ए की अपनी ओपीसी तो थी, वो यहां भी मेंबर बन गए और इस कंडीशन को टूटना शुरू हो गया। नाउ ही इज मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। जानबूझ के किया नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन आएगी जब आप मेंबर बनना और नॉमिनी बनना दोनों अलाउ करेंगे। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, वेदर अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन मेंबर इन ओपीसी, सॉरी, वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग अ मेंबर इन ओपीसी becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC। समझ आता है कि वो वहां पर ओपीसी में नॉमिनी था, अब वो मेंबर बन गया। such person shall meet the eligibility criteria given in the above point within 182 days। इसका क्या मतलब हुआ, आपको 182 डेज के अंदर इस सिचुएशन को ठीक करना है। कैसे ठीक करना पड़ेगा, या तो ये ओपीसी बंद करिए या वो वाली ओपीसी बंद करें। यानी कि प्रैक्टिकली एक सिनेरियो ऐसा होगा 182 दिन के लिए टेम्परेरली, जहां पर शायद एक पर्सन दो जगह मेंबर बन जाए। क्यों बना होगा, क्योंकि वो कहीं और नॉमिनी रहा होगा और उस नॉमिनी रहने की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ नॉमिनी वो क्या बन गया होगा, वहां पर मेंबर बन गया होगा। उसको इसको ठीक करने के लिए कितने दिन दिए गए, 182 डेज दिए गए। उसके अलावा माइनर पर्सन मेंबर बन सकता है, नहीं बन सकता, नॉमिनी बन सकता है,
नॉमिनी बन सकता है। बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा, माइनर नॉमिनी भी नहीं बन सकता है। ये तो आपके पेपर में जनरली एमसीक्यूज में इस तरह की कहानियों में बातें लिखी होती हैं कि मिस्टर ए ने एक मैम वो बनाया। अच्छा, नॉमिनी बनने के लिए आपका रिलेटिव होना जरूरी है? कोई रिलेशन, कोई ब्लड रिलेशन, कोई प्यार मोहब्बत का रिलेशन, कुछ नहीं चाहिए। आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, आपकी इच्छा। मेजर होना जरूरी है? यस, यानी कि आप समझेंगे जनरली लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को नॉमिनी बना देते हैं, माइनर बच्चे को नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता। इस बात को केस स्टडी में ध्यान रखिएगा, वो कई बार इस बात को फंसाने की कोशिश करता है। वो आपको एक पूरा परिवार की गाथा सुनाएगा कि एक मिस्टर ए हैं, उनकी वाइफ है, उस वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, और नीचे फिर कहानी पूछना शुरू करेगा क्या इसको नॉमिनी बनाया जा सकता है, इसको। पहले उसमें वो क्या करता था, एक आधे को नॉन रेजिडेंट बना देता था कि उनकी एक वाइफ है, वो फॉरेन में काम करती हैं, वो इंडिया में कभी कभी आ पाती हैं, उनका एक बच्चा है, एक वो छोटा है, स्कूल में पढ़ता है। तो आप सब बेसिकली पूछना क्या चाहते थे कि वाइफ नॉमिनी बन सकती है, बच्चा नॉमिनी बन सकता है। अब इन बातों को बेसिकली वो कर क्या रहा होता है, इसको चेक कर रहा होता है। तो नॉन रेजिडेंट वाली बात पर तो अब क्या लिख देंगे अब आप कि बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनर वाली बात तो अभी भी वही बना हुआ है कि आप उस केस में उसको नॉमिनी नहीं बना सकते। मेंबर तो वैसे ही बाद में बात क्लियर है ही है। उसके अलावा एक ओपीसी ना तो सेक्शन 8 कंपनी के तरह इनकॉर्पोरेट हो सकती है, ना ही बनने के बाद सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकती है। इसके अलावा वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकती, और किसी और कंपनी की सिक्योरिटीज में इट कैन नॉट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी नहीं कर सकती। यानी कि ओपीसी की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे बेटा, उसमें किसी तरह की इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी की सिक्योरिटी नहीं दिखेगी। इससे मैं क्या ओपीसी होल्डिंग कंपनी बन सकती है? दोनों सवाल पूछता हूं, क्या आपकी ओपीसी होल्डिंग कंपनी बन सकती है किसी की? क्या आपकी ओपीसी सब्सिडरी बन सकती है किसी की? फाउंडेशन में जान पूछ के मैं यहां जोर नहीं देता था, अब प्रैक्टिकली उन चीजों को थोड़ा अप्लाई करना सीखते हैं। क्या हो आपकी ओपीसी होल्डिंग बन सकती है? क्यों नहीं बनेगी होल्डिंग? क्योंकि सर होल्ड करने के लिए किसी के अंदर सिक्योरिटीज होल्ड करनी पड़ेंगी, वो सिक्योरिटीज हमें अलाउ ही नहीं की होल्ड करने के लिए। हाँ, वो कंट्रोल वाला पॉइंट हो सकता है। होल्डिंग कंपनी की अगर डेफिनेशन याद हो तो बेटा वहां दो बातें होती थी सब्सिडरी कंपनी में, या तो मोर देन वन हाफ ऑफ वोटिंग पावर रखती है, या कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखती है। वो वाला पॉइंट शायद अभी भी हो सकता है, तो शायद होल्डिंग अभी भी बन जाए। सब्सिडरी क्यों नहीं बन सकती? सब्सिडरी शेयर होल्ड कर सकता है कोई और कंपनी में? ओपीसी में शेयर होल्ड कर सकता है कोई और कंपनी? एक ए लिमिटेड है बेटा, एक ओपीसी में शेयर होल्ड करना चाहती है, कर सकती है? सर 1% कंपनी है, एक ही शेयर होल्डर होगा, और वो पर्सन क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन। तो आप समझेंगे ये सिचुएशन तो कभी आएगी ही नहीं कि कभी ये सब्सिडरी बन जाए। फिर एक दिक्कत क्या आएगी सर, सब्सिडरी बनने के लिए एक तरीका और होता है, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो कहानी तो हो सकती है। तो आप प्रैक्टिकली समझे, शेयर होल्डिंग तो दोनों साइड से बंद है। ना आपके अंदर किसी को होल्ड करने दिया जाएगा, क्योंकि फिर वो पर्सन सोल मेंबर बनेगा, सोल मेंबर नेचुरल होगा। ना आपको किसी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड करने दी जा रही है। तो सिक्योरिटीज वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों रास्ते बंद है। ना आपके अंदर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है, ना आपको किसी के अंदर सिक्योरिटी होल्ड करने की परमिशन दी जाती है। अब सेकेंड चेंज जो हमारे पास आया ओपीसी के साथ, बेटा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था कि क्या ओपीसी अपने आप को वॉलंटरली 2 सालों के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, या क्या किसको किन केसेस के अंदर कंपल्सरली कन्वर्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसे रूल्स थे इसके अंदर, अगर याद आ रहे हो तो ओपीसी 2 सालों तक वॉलंटरली प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन कोई सिनेरियो ऐसे होते थे जहां पर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाता था, उसका टर्नओवर 2 करोड़ को, एवरेज एनुअल टर्नओवर को, जिस तरह की बातें हम करते थे ऑफ रेलेवेंट पीरियड, वो 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता था, तो कंपल्सरली कन्वर्ट करना पड़ता था। इस बार के अगेन बजट स्पीच के अंदर ये वॉलंटरली और कंपल्सरी कन्वर्जन पे जो एक तरह की लिमिट्स थी कि वॉलंटरली आप बदल नहीं सकते, और ज्यादा बड़ी हो गई तो आपको ओपीसी रहने नहीं देंगे। क्या प्रैक्टिकल में कंपल्सरी का मतलब तो यही था
कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर जाए, आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाए, तो भैया अब आप ओपीसी ना रहो, जाओ किसी और को ढूंढो, या तो प्राइवेट बनो, 2 मेंबर लाओ, या बहुत सारे ढूंढ के पब्लिक लाओ। ये दोनों बातें हटा दी गई। उन्होंने कहा एक पहली बात तो कंपलसरी का अब कोई तक वो नहीं है, आप जितना मर्जी पेड अप शेयर कैपिटल रखिए, जितना मर्जी टर्नओवर रखिए, आपको ओपीसी ही माना जाएगा। तो कंपलसरी जो कन्वर्जन था उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट डिलीट कर दिया गया, कोई कंपलसरी कन्वर्जन नहीं है। और आप समझे इस वजह से जो वो फाइन थे साथ में लगे हुए कि अगर नहीं करोगे 10,000 का फाइन, 1,000, सारी बातें खत्म। दूसरा क्या था, वॉलंटरली 2 सालों तक कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, क्या वो कंडीशन अब भी बरकरार है? वो कंडीशन को भी हटा दिया गया। यानी कि आप आज ओपीसी की तरह इनकॉर्पोरेट करें, कल आपका मूड बना कि नहीं यार एक अच्छा बंदा या अच्छी बंदी मिल गई जिसके साथ मैं कंपनी चला सकता हूं, उसको अगले दिन ही अपने साथ इनकॉर्पोरेट करके आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएं, कोई तकलीफ नहीं है। तो जो वो 2 साल के अंदर लिमिट थी वो भी हटाई गई, और वो सिचुएशन जहां जबरदस्ती करवा दिया जाता था वो भी हटाया गया। तो आप समझेंगे प्रैक्टिकली उन्होंने क्या किया है। जो ये वाली बात थी, एन ओपीसी कैन नॉट वॉलंटरली कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अनदर काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years आर इलैप्स्ड, डिलीट कर दिया गया इस बात को। और ये वाली बात जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर जाए, टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाए, आपको करना ही करना पड़ता था या तो प्राइवेट में या पब्लिक में, उसको भी इन्होंने डिलीट कर दिया। और एक रूल 6 में चेंज लाया गया। रूल 6 पहले क्या बात करता था, ये वाली बात करता था। ये रूल 6 था जो आपका हम आपको बताते नहीं थे, ये रूल 6 की भाषा थी कि आपका अगर 1% कंपनी है, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चला जाता है एंड आपका एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग रेलेवेंट पीरियड 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो कंपल्सरली कन्वर्ट करें। अब इन्होंने देखे भाषा बदल के क्या कर दिया, अगर आपको कन्वर्ट करना है अपनी इच्छा से तो करिए। कैसे करेंगे? आपको अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। मैं जानबूझ के आगे के लाइन नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये समझ नहीं आएगी। रेजोल्यूशन क्या होता है आपको समझ आ गया कि आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल को चेंज करेंगे। अच्छा, किसी को में से सवाल पूछेगा, सर रेजोल्यूशन कौन सा? सर ओआर। कितने बंदे हैं मीटिंग में? जिस बात में ओआर तो बोल दिया, मोर देन 1/2 कहां से लाओगे? अब आप समझेंगे, यानी कि ओपीसी के अंदर कुछ अलग ड्रामा होता होगा। जहां पे बंदा ही एक है वहां का काय ओआर और काय का एसआर, लेकिन क्या इसके लिए अलग बातें लिखी गई हैं? बेटा हर जगह तो लिखेंगे नहीं कि ओआर आपको ओपीसी को अलग से ओआर या एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। इस सारी बात को उन्होंने एक जगह लिख दिया 122 सेक्शन में। उन्होंने कहा जी जहां जहां पर हम ओआर और एसआर की बात कर रहे हैं वो बात ओपीसी पे अप्लाई नहीं करेगी। ओपीसी के लिए ओआर और एसआर का एक ही मतलब है, जो वो सिंगल मेंबर है वो बैठे एक कागज के ऊपर अपनी मन की भावनाएं उतारे, उस मन की भावनाओं के नीचे अपना सिग्नेचर साइन कर दे, वही ओआर है वही एसआर है, सब कुछ वही। प्रैक्टिस में बेटा यही रियलिटी होगी। तो वही बात उन्होंने यहां लिखी है कि वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज करेगा बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 122। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप एक रेजोल्यूशन पास करके अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल्स करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स लाइए, 2 डायरेक्टर्स लाइए, और अगर आप पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं तो 7 मेंबर्स लाइए, उधर से आपके 3 डायरेक्टर्स लाइए। उसके अलावा रजिस्ट्रार चैन तो उसको आता नहीं, कुछ जाने बिना को सब जानना होता है, तो उसको क्या करिए, उस को बता दीजिए भैया मैं चेंज करने जा रहा हूं। तो वो वाली बातें इन्होंने लिखी, आई पढ़ लेते हैं। अ 1% कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी अदर देन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। ये बात क्या अभी भी लागू हो रही है? क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया। आप सेक्शन 8 में चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते अपने आप को। आफ्टर इंक्रीजिंग इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स टू 2 और 7 एंड 2 और 3 डायरेक्टर्स एज द केस में भी। समझ आती है ये बात? एंड मेंटेनिंग द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर दिस एक्ट। इस लाइन को लिख तो दिया गया है, लेकिन ये फ्यूचर देख के लिखा गया है कि कल को अगर पेड अप और मिनिमम उसके लिए कुछ बता दी गई, क्या वो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी मीट करनी पड़ेगी। आज की डेट में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है, प्राइवेट में करें या पब्लिक में करें कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट वहां पर है नहीं। लेकिन उन्होंने लॉ फ्यूचर के हिसाब से लिखा है कि मेंबर बढ़ाने के साथ साथ और क्या करना पड़ेगा आपको। अगर मिनिमम हाइपोथेटिकली मैं बोल दूं कि मान लीजिए 1 लाख और 5 लाख लिमिट होती, तो क्या आपको 1 लाख मिनिमम कैपिटल करनी पड़ती पेड अप प्राइवेट के लिए,
पब्लिक कर रहे होते तो उतनी कैपिटल लानी पड़ती, लेकिन क्योंकि आज की डेट में कुछ है ही नहीं प्रिस्क्राइब, तो इसकी बात की मतलब नहीं रहेगी। उसके बाद द कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म, बेटा फॉर्म नंबर याद रखेंगे, इन ई फॉर्म INC 6, INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। जनरली जो आपको फॉर्म नंबर होंगे उन फॉर्म नंबर के स्टार्टिंग के इनिशियल्स उस चैप्टर से मैच खाते में मिलेंगे। जितने फॉर्म आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे वो सारे INC से शुरू हो रहे होंगे। सबका मतलब क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। फॉर्म के इनिशियल्स बन जाते हैं PAS। उससे आगे आप बढ़ेंगे, आपका चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर्म के नाम बन जाते हैं MGT। तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा ये फॉर्म बेसिकली किस चीज से रिलेट करता है, तो उसके इनिशियल्स में दिखता है। तो फॉर्म का नंबर क्या है, INC 6 फॉर्म है। क्या करना है इसका, फॉर कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी अदर देन सेक्शन 8, आपको फीस के साथ साथ सब कुछ को बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे MOA, AOA, कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन, प्रपोज्ड मेंबर की लिस्ट, डायरेक्टर्स का कंसेंट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जाके किसको दे आना है, रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार जी जब इसको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ सब कुछ मुझे बता दिया गया, हैव बीन कंप्लाइड विद, द रजिस्ट्रार शैल अप्रूव द फॉर्म एंड इशू अ सर्टिफिकेट। सर ये वाला फॉर्म ना आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बुक के अंदर दिया नहीं हुआ। रूल 6 क्योंकि आपने डाला नहीं है, पहले भी नहीं डालते थे, मैंने सिर्फ ये आपको बताया है कि रूल 6 पहले ये कहता था, अभी तक आपकी बुक में अमेंडमेंट नहीं आई, आ भी गई अगर रूल 6, तो रूल 6 अब नया कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ आपको छूट देता है कि अपने नंबर बढ़ा लीजिए, अपने डायरेक्टर बढ़ा लीजिए, एक INC 6 फॉर्म रजिस्ट्रार को फाइल कीजिए और आप बड़े आसानी से OPC से प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी में जब चाहें उस समय इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डन विद दिस, हमारा जो मेन इसके अमेंडमेंट्स थे चैप्टर के वो निपट गए। हम लोगों ने कवर क्या क्या कर लिया है, वी आर डन विद दिस पार्ट। हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी दोनों निपटा लिया। उसके बाद हमने 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के मेजर चेंज जो था वो हमने मेजर चेंज कवर किया कि जो ये लिमिट है ये बढ़ा के 2 करोड़ कर दी गई है, ये लिमिट बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी। कब से, 1 अप्रैल 2021 से। अच्छा OPC की कोई डेट रखी गई है बेटा, OPC की भी डेट रखी गई है। OPC के अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन अगेन फिर डेट क्या है, 1 अप्रैल। ये भी कब आया था, वही बजट वाले दिन 1 फरवरी 2021 का। तो दोनों नोटिफिकेशंस ला दी गई हैं, लेकिन डेट कब की रखी गई है, 1 अप्रैल की। तो दोनों चेंजेस जो मैंने आपको कराए हैं ये अभी शायद अप्लाई नहीं हो रहे हैं, 1 अप्रैल से ही अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारा पेपर क्योंकि उसके बाद पड़ेगा तो हमारा 1 अप्रैल के दोनों चेंजेस ही आएंगे। ये वो अमेंडमेंट है जिसकी आने की उम्मीद है। मैं जनरली आपको कहता हूँ कि पेपर में अमेंडमेंट्स कम आती हैं, इस तरह की जो मेजर अमेंडमेंट्स होती हैं इनमें से आता है। ये बात आपको ध्यान रखना कि वो कन्वर्जन वाला पॉइंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन था कि आप OPC कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हटाया है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ वो छेड़ेगा बात वहाँ पर। और ये टर्नओवर, ये तो पूरी डेफिनेशन ही हिला कर रख दी इन्होंने, तो ये डेफिनेशन वाली फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेगी। चले इसे आज यहीं रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।